7 साल जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत लंबा वक्त होता है और इतने सालों के ठंडे रिश्तों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे तो सच में पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर थीं। देखिए, एससीओ शिखर सम्मेलन तो एक मौका था, असली कहानी तो बंद दरवाजों के पीछे लिखी जानी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ये दो बड़े देश इतने तनाव के बाद मिलने पर मजबूर हो गए। तो हाँ, यही है सबसे बड़ा सवाल, है ना? सीमा पर इतनी कड़वाहट और खास तौर पर गलवान घाटी के उन गहरे जख्मों के बाद ये मुलाकात आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी काम कर रही है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये मीटिंग कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है। ये सालों के उतार चढ़ाव वाले रिश्तों की ही एक कड़ी है जिसने इसे इतना जरूरी और सच कहें तो इतना अप्रत्याशित बना दिया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं लगती। 2017 में डोकलाम का वो गंभीर तनाव, फिर 2018 और 19 में वुहान और महाबलीपुरम में दोस्ती की नई कोशिशें हुईं। एक पल को लगा कि शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर 2020 में गलवान का वो काला अध्याय आया जिसने जैसे सारे रिश्तों पर बर्फ जमा दी। और इसी इतिहास को देखते हुए आज ये मुलाकात सच में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन से दबाव थे जिन्होंने इन दोनों नेताओं को फिर से बातचीत की मेज पर ला खड़ा किया? और आप देखेंगे इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी ग्लोबल मजबूरियां हैं। इसे समझने के लिए 3 एंगल से देखना होगा। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने एक नई दुनिया बना दी जहां हर देश अपने पुराने दोस्तों को भी दोबारा तौल रहा है। दूसरा, चीन की अपनी घरेलू परेशानियां, उसकी इकोनॉमी स्लो हो रही है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत जैसा बड़ा पड़ोसी पूरी तरह से पश्चिमी देशों के कैंप में चला जाए। और तीसरा, भारत की अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो ये समझती है कि किसी एक गुट पर पूरी तरह से निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गईं, पर जब दरवाजे बंद हुए और दोनों नेता आमने सामने बैठे तो आखिर बात क्या हुई? किन मुद्दों पर सहमति बनी और कौन सी चिंताएं अभी भी बाकी हैं? चलिए अब इस बातचीत के अंदर की कुछ खास बातें जानते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात थी एक तरह का डिप्लोमैटिक रीसेट, मतलब पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर बातचीत का एक नया दौर शुरू करना। और ये सिर्फ बातों तक ही नहीं रहा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से खोलना, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू करना, वीज़ा नियमों में ढील देना, ये सब छोटे मोटे कदम नहीं हैं, ये भरोसा बनाने के बहुत बड़े संकेत हैं। और जब बात आई सबसे मुश्किल और संवेदनशील मुद्दे की, यानी बॉर्डर की, तो वहां संदेश बिल्कुल साफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 शब्दों पर जोर दिया: विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता। मतलब इनके बिना सीमा पर शांति मुमकिन नहीं है। और अच्छी खबर यह है कि लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया जारी रखने और हॉटलाइंस को मजबूत करने पर सहमति बनी है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी से हर महीने 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, लेकिन उसे सिर्फ 10 रुपए का सामान बेच पाते हैं। चीन के साथ हमारा हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है, और ये घाटा 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। और ये जो आंकड़े हैं ये उस पूरी कहानी को और भी साफ कर देते हैं। एक तरफ चीन का भारत को एक्सपोर्ट देखिए और दूसरी तरफ भारत का चीन को एक्सपोर्ट। ये जो 100 अरब डॉलर का फासला है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चिंता है जिसे इस मीटिंग में पूरी ताकत से उठाया गया। तो भारत की इस चिंता पर चीन ने एक बड़ा ऑफर रखा है। उसने कहा कि वो भारतीय दवाइयों, कृषि उत्पादों और आईटी सर्विसेज के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोलेगा। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये वादा सिर्फ कागजों पर रहेगा या फिर भारतीय कंपनियों को सच में चीन के मार्केट में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? ठीक है, तो बातचीत हुई, कुछ वादे भी हुए, लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करें, थोड़ा दूर से देखें, तो इस एक मुलाकात का बड़ा मतलब क्या है? इस एक मीटिंग से भारत, चीन और दुनिया की जियोपॉलिटिकल बिसात पर आखिर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते मिलते हैं और पश्चिमी देशों पर उसकी निर्भरता कुछ कम होती है।
वहीं दूसरी तरफ चीन भारत को पूरी तरह से अमेरिका जापान के कैंप में जाने से रोक लेता है और भारत के इतने बड़े बाजार में अपनी जगह भी बनाए रखता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा कूटनीतिक दांव है। और हाँ, इस मुलाकात का सबसे बड़ा संदेश शायद किसी तीसरे के लिए था, वेस्ट के लिए, खासकर अमेरिका के लिए। ये एक तरह का ऐलान है कि एशिया की बड़ी शक्तियां अपने मसले खुद सुलझा सकती हैं, उन्हें किसी बाहरी पंच की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर माहौल में काफी उम्मीद है, एक पॉजिटिविटी है। लेकिन क्या इस पर पूरी तरह भरोसा कर लेना चाहिए? चलिए देखते हैं कि आगे की राह दोस्ती की तरफ जाती है या शक और अविश्वास के पुराने कांटे अभी भी रास्ते में बिछे हुए हैं। 2.8 अरब 2.8 बिलियन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत और चीन की कुल आबादी है, यानी दुनिया का हर तीसरा इंसान इन दो देशों में रहता है। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि इनके रिश्तों में जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया को हिला सकती है। खुद शी जिनपिंग ने इन उम्मीदों को शब्दों में बयान किया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हम दोस्त बने और ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने सहयोग की एक शक्तिशाली तस्वीर पेश करने की कोशिश है। लेकिन आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है। अच्छी बातों और गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बावजूद क्या ड्रैगन और हाथी सच में दोस्त बन सकते हैं? क्या भारत गलवान के विश्वासघात को इतनी आसानी से भूल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद न तो दिल्ली के पास है और न ही बीजिंग के पास। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के पास है।